प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ चैनल पर। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल में भी हम देख रहे हैं रासो साहित्य, और रासो साहित्य में भी हमने पिछली क्लास में देखा था बीसल देव रासो को। आज हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को। तो मैं साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती जाऊंगी, आप वो नोट कर लें। उसमें से ही आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। रचना काल है 1193 ईस्वी। इसके रचना काल के संबंध में मतभेद हैं। तो अगर 1193 ईस्वी एग्जाम में ना आए, ऑप्शन में दूसरा हो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी लिख लीजिए कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, क्योंकि कुछ विद्वान वो भी मानते हैं। तो ये दोनों ही, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप वो लगाएंगे। फिर बात करेंगे नायक। नायक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नायिका है संयोगिता। कुल सर्ग इसमें दिए हैं, या सर्गों को कहीं कहीं समय भी इसमें कहा गया है, पर हर जगह नहीं कहा गया। तो कुल सर्ग इसमें दिए गए हैं 69, जिसमें कि 61 लिखे हैं चंद बरदाई ने, 8 लिखे हैं जल्लन ने। जल्लन कौन थे? जल्लन थे चंद बरदाई के पुत्र। फिर है प्रथम महाकवि चंद बरदाई, और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ मानते हैं और अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके कवि को प्रथम महाकवि माना है और इसको रचना को प्रथम महाकाव्य माना है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो कहते हैं कि इतिहास की दृष्टि से तो ये जाली ग्रंथ है, या फिर कहें अप्रमाणिक ग्रंथ है, लेकिन जो काव्य रचना की या काव्य सौंदर्य की दृष्टि से वो इसे, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रथम महाकाव्य मानते हैं। मोहम्मद गौरी के 17 युद्धों का इसमें वर्णन है। कितने युद्धों का वर्णन है? 17 युद्धों का। फिर इसमें बताया सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? कन्नवज युद्ध, ये आपको याद रखना है। फिर है सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? सबसे छोटा सर्ग है पद्मावती सर्ग। ठीक है। फिर हम देखते हैं पिंगल प्रधान इसकी शैली है। प्रकृति रहेगी पिंगल, युद्ध में होगी डिंगल, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसकी प्रधान शैली रहेगी पिंगल। हालांकि इसमें युद्धों का वर्णन किया गया है काफ़ी, लेकिन फिर भी इसमें प्रधान शैली है पिंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। बच्चे सोचते हैं कि अगर इसमें डिंगल, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युद्धों का वर्णन किया गया है तो इसमें डिंगल शैली होगी। हालांकि कुछ विद्वान मानते भी हैं कि इसकी शैली डिंगल है, पर ऐसा नहीं, सर्वमान्य मत से इसको पिंगल प्रधान शैली ही से माना जाता है। फिर है इसमें कुल 68 छंद है। इसमें छप्पे छंद, त्रोटक छंद, वीर छंद, तांटक छंद, चौपाई छंद, तोहा आदि। छप्पे छंद जो है प्रिय छंद है किसका? चंद बरदाई जी का। चंद को छप्पे छंद का राजा भी कहा जाता है। कौन कहते हैं? नामवर सिंह। फिर है छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर, इस रचना को किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूरा ग्रंथ ही जाली है। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले रचना के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने बताया। फिर डॉक्टर 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया। इसको हम ऐसे समझते हैं, इसमें क्या हुआ, इसकी प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों के मतभेद की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैंने ये सारा लिखा नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता। टीजीटी पीजीटी में इतना ज़्यादा आता नहीं है। अगर नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करनी है तो हमें इसे बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको एक खाका बनाने के लिए, माइंड मैप बनाने के लिए थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। तो क्या हुआ, कर्नल जेम्स टोड जो थे, यहाँ से विद्वानों के मतभेद की शुरुआत हुई। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर, मतलब उन्होंने ये रचना पढ़ी, उन्हें ये अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या किया, इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा इसे
द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करने की उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, फिर उन्होंने कहा इसको प्रकाशित भी कराएंगे। कहाँ से? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। ठीक है, फिर क्या होता है, इन्हीं सब के चलते बीच में ही डॉक्टर बूलर भी एक विद्वान ही थे, शोधकर्ता ही थे। उनको कश्मीर के एक कवि हैं, जयानक कवि, कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित, कश्मीर के जयानक कवि एक रचना करते हैं। कौन सी? पृथ्वीराज विजय, जो कि एक नाटक है, संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा था। ठीक है, वो उन्हें मिलता है। किसको मिलता है? डॉक्टर बूलर को। और उसमें क्या हुआ, उस पृथ्वीराज विजय जो नाटक था उसमें संयोगिता के हरण का चित्र नहीं था, जो कि इसकी नायिका है इस महाकाव्य की। तो उसमें संयोगिता हरण जो है दिखाया ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक या कहें जाली घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे इसका प्रकाशन रुक गया। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया। तो अब सभी विद्वानों में हलचल हुई। तो फिर इस चीज को लेकर, मतलब पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वान 3 भागों में बट गए। तो कोई उसे मानता है अर्ध प्रमाणिक, कोई उसे मानता है अप्रमाणिक, कोई उसे मानते हैं प्रमाणिक। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने के लिए या किसी भी पर्पज से, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको एक माइंड मैप बना दिया। फिर क्या हुआ, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। अप्रमाणिक कौन कौन मानता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा मानते हैं, मुरारी दान मानते हैं, देवी प्रसाद मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, बूलर मानते हैं, मोतीलाल मैनारिया मानते हैं। फिर बात आती है अर्ध प्रमाणिक, अगरचंद नाहटा मानते हैं अर्ध प्रमाणिक, मुनिजिन विजय मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। फिर बात करें प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास मानते हैं। ये मात्रा इसमें गलत है प्रमाणिक में, ये आप थोड़ी सही कर लीजिएगा, ये कई बार हो जाती है मिस्टेक। ये यहाँ पे आप आकी मात्रा लगा लीजिएगा, ये प्रामाणिक होता है। ठीक है, तो प्रामाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गुलाब राय व अन्य सभी मतलब बाकी के जो विद्वान बच गए वो इसी में आ जाएंगे प्रामाणिक मानने वाले में। फिर हम आगे देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये सुखी संवाद में ये रचना जो है लिखी गई है। इस रचना की तिथियों संबंधी समस्या के निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या थे एक विद्वान। तो इन्होंने क्या किया, जो इसकी तिथियां मैच नहीं हो रही थी, उसके लिए उन्होंने माना एक रचना है आनंद संवत, उसकी उन्होंने कल्पना की, यानी माना एक ऐसी रचना होगी। फिर आगे देखते हैं। फिर कुछ विशेष, नरोत्तम स्वामी इसे मानते हैं मुक्तक काव्य, डॉक्टर नगेंद्र इसे मानते हैं विशाल घटनाकोश, गुलाब राय इसे मानते हैं स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी इसे मानते हैं विशाल वीर काव्य। फिर है दशरथ शर्मा, वो इसे मानते हैं वृत्त महाभारत। फिर आगे हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग, मतलब जो ये 69 इसमें सर्ग दिए या कहीं समय दिए गए हैं, उनमें से हम इम्पोर्टेंट को देखते हैं। पहला है आदि पर्व समय, इसमें क्या है, इसमें मंगलाचरण एवं पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय इसमें मिलता है। दूसरा है दाशम समय, विष्णु के 10 अवतारों का इसमें वर्णन है। फिर है 20वां पद्मावती समय, या कहें ये सबसे छोटा सर्ग है। फिर है 57 कैमासवध, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है 61वां कन्नवज समय, ये सबसे बड़ा सर्ग है
और ये पृथ्वीराज रासों का केंद्रीय भाग भी है। फिर है 69वां सर्ग, ये है महोबा समय या कहें अंतिम समय, मतलब अंतिम सर्ग या समय भी कह सकते हैं। कहीं कहीं इसके जो अध्याय बांटे गए हैं इनको सर्ग कहा गया, कहीं कहीं समय कहा गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसके अध्यायों को क्या कहा गया है तो सर्ग या समय कोई भी आप लगा सकते हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण चर्चित पंक्तियां। तो पहली पंक्ति है पुस्तक जल्हण हत दे चले गज्जन नृपकाज। तो इसका मतलब क्या है और ये किसने लिखी है? ये पंक्ति है खुद चंद बरदाई जी की और ये है उनके पुत्र जल्हण के बारे में। मतलब इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि पुस्तक उन्होंने जल्हण को दे दी है, आगे की रचना जो है जल्हण करेंगे, जो भी अधूरी रह गई उसे पूरी करेंगे या लिखने वाली, जैसे कि इनके पुत्र जल्हण ने 69 इसमें सर्ग थे, 61 उन्होंने खुद लिखे चंदबरदाई ने और 8 इनके पुत्र जल्हण ने लिखे। फिर है दूसरा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये किसने कही है? ये खुद चंदबरदाई जी ने कही है। तो ये कब कहा है? ये उन्होंने कहा है 67वें सर्ग में, जिसका नाम है बाण भेद सम्यो। तो इन पंक्तियों में वो कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद गोरी की ऊंचाई बता रहे हैं वो और स्थान बता रहे हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को निशाना साधने का संकेत दे रहे हैं। क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। तब जो है चंदबरदाई ने इस दोहे के माध्यम से उन्हें शत्रु या फिर मतलब वो उसके शत्रु ही हुए ना मोहम्मद गोरी, तो उन्होंने शत्रु की सटीक स्थिति बताई ताकि वो उस पर बाण चला सके। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मतलब उनके इस हिंट का उपयोग किया या कहें इस संकेत का पालन किया और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार गिराया। तो ये शब्द भेदी बाण की विद्या का ये एक अचूक उदाहरण माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अपनी अगली क्लास में हम देखेंगे परमाल रासो और आगे की जो भी छोटी मोटी रचनाएं हैं वो उसमें देखेंगे। तो अगली क्लास में हम जो है रासो साहित्य समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार।